नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार चुनाव में पहले दौर के मतदान के बाद कल दूसरे दौर की वोटिंग की बारी है। कल के मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं मतदान से पहले उम्मीदवार अब घर घर दस्तक देकर वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। बिहार चुनाव के चौथे दौर के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो चुकी है। वहीं पांचवें दौर के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। चुनावी रण में सभी पार्टियों ने अब तीसरे दौर के प्रचार की मुहिम तेज कर दी है। लोकतंत्र में बिहार चुनाव से जुड़ी हर हलचल के साथ बुनियादी मुद्दों पर भी बात होगी। इसके अलावा आपको दिखाएंगे चुनावी मैदान में जोर आजमाने उतरी सबसे बुजुर्ग महिला उम्मीदवार भी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दूसरे दौर के मतदान की तैयारियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 6 जिलों की 32 सीटों पर कल होगी वोटिंग। चौथे दौर के लिए पर्चों की जांच शुरू। 7 जिलों की 55 सीट। पांचवें दौर के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। पूर्णिया में 96 साल की सुमित्रा देवी ने भरा पर्चा। आजादी के बाद पहले विधानसभा चुनाव में भी आजमाई थी किस्मत। हथुआ की जनता को चीनी मिल फिर से खुलने का इंतजार। 30 साल से बंद पड़ा कामकाज। चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बनी मिल। प्रचार खत्म होने के बाद अब दूसरे दौर के मतदान पर सबकी नजरें टिक गई हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो दूसरा दौर सबसे छोटा है, लेकिन 6 जिलों की 32 सीटें प्रदेश की राजनीति में काफी अहमियत रखती हैं। यही कारण है कि इस दौर में सभी पार्टियों ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाए रखा। दक्षिण बिहार का ये इलाका आज भी विकास के इंतजार में टकटकी बांधे है, लेकिन राजनीतिक हलचल यहाँ चरम पर है। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को इस इलाके में मतदान होगा। इसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया की 32 सीटों पर वोटिंग होगी। बड़ी संख्या में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के चलते सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। बहुत बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर रहेगी, ताकि लोगों को सुरक्षित होने का एहसास हो सके और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सके। हमारा जिला नक्सल अफेक्टेड भी है, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारियां की है। क्योंकि नक्सल अफेक्टेड होने के कारण कई प्रकार के नए सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, तो उन सभी को हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की। दूसरे दौर में 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या महज 32 है। सबसे ज्यादा बीएसपी के 32, बीजेपी के 16, जेडीयू के 13, आरजेडी के 13, सीपीआई के 13, कांग्रेस के 6, आरएलएसपी के 6, एलजेपी के 3 और सीपीएम के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा दूसरी पार्टियों के 200 और 146 निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके भाग्य का फैसला 86,13,832 मतदाता करेंगे। चुनाव आयोग ने 9,119 मतदान केंद्र बनाए हैं और इतनी ही तादाद में ईवीएम की व्यवस्था की गई है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सासाराम है, जबकि सबसे छोटा मखदूमपुर। छोटा होने के बावजूद मखदूमपुर काफी अहम है, क्योंकि यहां से जीतन राम मांझी मैदान में हैं। इस दौर में जिन 32 सीटों पर मतदान होना है, उनमें सबसे ज्यादा गया में 10, रोहतास में 7, औरंगाबाद में 6, कैमूर में 4, जहानाबाद में 3 और अरवल में 2 सीटें हैं, जिनमें 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। महिला उम्मीदवारों के लिहाज से इस दौर में भी आंकड़े सुखद नहीं हैं। महज 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां एक से ज्यादा महिला उम्मीदवार मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरे दौर के लिए 16 अक्टूबर को जिन 6 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से कई इलाके नक्सल पीड़ित हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। चैनपुर, कुटुंबा, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, टिकारी और अतरी में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। जबकि चेनारी, सासाराम, डिहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, गोह, बेलागंज और वजीरगंज में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बाकी सभी सीटों पर 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार कल शाम थम गया। अब नेताओं के घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला चल रहा है। 16 तारीख को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
दूसरे दौर के लिए बुधवार शाम प्रचार थमने तक सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाए रखा। एनडीए की ओर से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरवल, कैमून के रामगढ़, औरंगाबाद और गया के वजीरगंज में चुनावी सभाएं की, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोहतास के नोखा और काराकाट में जनता से मुखातिब हुए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने औरंगाबाद के नबीनगर और अरवल में जनसभाएं की, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने रोहतास के दिनारा और नोखा में लोगों से वोट मांगे। तो उधर महागठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के बेलागंज, भभुआ के रामपुर, रोहतास के चेनारी, करहगर और दिनारा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दूसरे दौर के लिए 8 चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया। 16 अक्टूबर को 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले 12 अक्टूबर को पहले दौर के लिए 10 जिलों की 49 सीटों पर 57% वोटिंग हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता गया से जुड़े हैं प्रणव गोस्वामी, हमारे साथ उनका रुख करेंगे। प्रणव, 2 चुनौतियां हैं। पहली कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकले, वोट दें कल। दूसरी कि 32 सीटें कल जरूर हैं, सबसे छोटा दौर जरूर है, लेकिन 23 सीटें 32 में से ऐसी हैं जिनमें नक्सली हिंसा की आशंका हमेशा बनी रहती है, अति संवेदनशील बूथ है ये। किस तरह के बंदोबस्त आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब चीजों को लेकर? देखिए, मैं अभी गया कॉलेज परिसर में हूँ और यहाँ पर पूरी जो तैयारियां हैं, जो अंतिम रूप है वो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव जो मतदान है उसकी तैयारियों को आप देख सकते हैं किस तरह से ईवीएम मशीन लेकर जो पोलिंग से जुड़े जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो सुरक्षा बल है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां बता दी गई है। यहाँ से पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई है जो कि अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जाएगी। लेकिन जो सवाल आपने किया कि चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी है, पहले चरण में 2% मतदान ज्यादा भी हुआ था, लेकिन चुनाव में जितने जो वोटर्स हैं उनके भीतर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है ज्यादा मतदान होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती फिर भी इस दौर में है, जो होने वाली है वो होने वाली है सुरक्षा से जुड़ी हुई। मेरे हाथ में एक पैम्पलेट है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं किस तरह से निर्देश दिए गए सुरक्षा बलों को। यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उनके लिए विशेष निर्देश दिए गए, किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी है वो क्या करें, वो भीड़ से दूर रहें, वो भोजन किस वक्त में करें, वो जो अगर लैंडमाइंस है या आईडी है वो मिलने पर किस तरह सूचना दें। ये पूरी एक कहा जाए कि एक पैम्पलेट के जरिए तमाम सुरक्षा बलों को ये समझाया गया है कि वो नक्सल अगर कोई किस तरह की हमले की कोशिश करते हैं या हथियार छीनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कैसे सावधानी बरतनी होगी। और इस क्षेत्र में जो मतदान में सबसे बड़ी चुनौती उसकी वजह यही है कि जो मतदान की जो समय सीमा है उसमें भी कटौती की गई है। कई ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 4 बजे। प्रणव की आवाज आना हम तक बंद हो गई है, लेकिन उन्होंने बूथ की तस्वीरें दिखाई और दिखाया किस तरह से चौकसी पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर इन तमाम जिलों में बढ़ती जा रही है और चुनाव आयोग की कैसी तैयारियां हैं। हाँ प्रणव, आवाज आ रही हो आप तक तो आप जारी रखें। जी हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि जो समय सीमा में, जो मतदान की समय सीमा में कटौती की गई उसकी वजह यही है कि ज्यादा शाम होने तक, अंधेरा होने से पहले मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसलिए जो कम संवेदनशील जगह है वहां पर मतदान 5 बजे तक होगा, जो ज्यादा संवेदनशील जगह है वहां पर 3 बजे तक ही होगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये जिला, ये जितने 6 जिले में सबसे कम सीटें जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि प्रशासन और चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरत रहा है और जो तैयारियां उसको मुकम्मल किया जा रहा है। चलिए राजधानी का रुख करते हैं। पटना में हमारे संवाददाता शिशिर चौबे हैं। प्रणव, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और अपडेट लेना है हमें कल के चुनाव को लेकर। शिशिर, 32 सीटें हैं, 6 जिले हैं। हम अगर पिछले चुनाव को देखें तो यहाँ ज्यादातर सीटों पर कब्जा बीजेपी का रहा है, लेकिन इस बार साथ उसके जेडीयू नहीं है। ऐसे में अगले दौर में, कल के दौर में किस तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से पिछले 2010 में मतदान हुआ था, उस जेडीयू बीजेपी का जो गठबंधन था वो एक
साफ तौर पे देखा जाए तो एक सकारात्मक तौर पे चुनाव हुआ था और विकास का मुद्दा था। जो पिछले 5 सालों में काम हुआ था, नीतीश कुमार ने जो काम किया था एनडीए के साथ मिलकर, वो एक मुद्दा था वोट मांगने का, जो कि इस बार दोनों दल अलग अलग हैं और दोनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं वोटरों को रिझाने का। और निश्चित तौर पे जो पूरा का पूरा इलाका है, उस समय भी अगर हम वोट मार्जिन देखें तो 4000 से लेके 5000 से लेके 500 तक का अंतर इन पूरे क्षेत्रों में वोट मार्जिन था चुनाव जीतने का। लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि जो अलायंस हुई है ये कि उसमें भी काफी ऐसे घटक दल हैं और जो पूरा का पूरा इलाका ये पड़ता है उसमें पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलितों की संख्या भी बहुसंख्यक के रूप में देखे जा सकते हैं। तो जो अगड़ों पिछड़ों की राजनीति जो पार्टियां कर रही हैं उसमें बीजेपी भी अपने हथकंडे अपना रही है, साथ में महागठबंधन भी वही काम कर रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा इस बार के चुनाव में कि जो आदिवासी हैं जो उस इलाके में जो रहते हैं, जो पूरा का पूरा एक चैलेंज है वोटिंग कराना भी इलेक्शन कमीशन के लिए, प्रशासन के लिए, वो किधर अपना रुख करते हैं और उनकी जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, आज भी बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो कि समाधान नहीं की जा चुकी हैं अब तक 5 साल की सरकार में। तो वो क्या इस सरकार पे फिर से विश्वास दिखाते हैं या फिर एक परिवर्तन के साथ हो जाना पसंद करेंगे बिहार में, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि लड़ाई अभी भी बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है और नरेंद्र मोदी ने सासाराम में और भभुआ में जो रैली की थी उसका भी कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है। वोटरों में थोड़ा बहुत तब्दीली मिल रही है, लेकिन ये जब कल सुबह से वोटिंग ट्रेंड शुरू होगा तो शाम तक ये पूरा का पूरा मसला लगभग साफ हो जाएगा। ये जो वोटर्स हैं वो किसकी तरफ मुड़ रहे हैं। शिशिर, आप पटना में हैं और हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी इस समय गया में है, नक्सल पीड़ित जिला है। कल अति संवेदनशील बूथ भी हैं जिन पर वोटिंग होनी है। आपके मन में कोई सवाल हो जो आप प्रणव से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे प्रणव से मैं जानना चाहूंगा कि गया का जो एक इलाका है जो बाराचट्टी से लेके और इमामगंज और वो जो पूरे इलाके हैं उसमें जो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनपे नक्सलियों से साठगांठ के भी आरोप लगते रहे हैं। तो प्रणव, क्या इस बात पे कुछ जानकारी मिल पाई है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी और उनके बीच सीधा मुकाबला है जीतन राम मांझी से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, तो वहाँ के वोटरों में क्या स्थिति है और क्या सक्षम हो पाएगा चुनाव आयोग वोटरों को घर से बाहर निकालकर नक्सलियों के चुनौती के बावजूद वोट दिलाने में? जी, यही एक सवाल है कि और ये इसी वजह से ये जो दूसरे चरण के जो मतदान है उसमें चुनाव आयोग, जैसा मैंने पहले भी बताया प्रीति को, कि किस तरह से तैयारी की गई और अभूतपूर्व तैयारियां हैं। ये 900 से ज्यादा पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है उनकी कंपनी यहाँ पर तैनात की गई है। हवाई सर्वेक्षण होगा, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और जैसा मैंने कहा कि मतदान की जो समय सीमा है उसको कटौती कर दी गई है। सुरक्षा से जुड़े जो जवान है उनको विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। जहां तक चुनावी मुकाबले की बात है, निश्चित तौर पर सबकी नजर होगी जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी के बीच में। दोनों एक वक्त एक ही पार्टी में थे, लेकिन दोनों के बीच तल्खियों की बात हमेशा रही है। और ये क्योंकि दलित आबादी काफी ज्यादा है यहाँ पर और जातीय विद्वेष की घटनाएं होती रही है, तो न सिर्फ नक्सलवाद बल्कि जातीय विद्वेष से जुड़े जो ग्रुप है वो भी सक्रिय होते हैं चुनावों के दौरान। इसके अलावा जो धनबल और बाहुबल का जो प्रयोग है वो भी आम है। जैसा हमने पहले भी बताया है कि 1/3 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो उन पर आपराधिक मुकदमे हैं और उनमें से ज्यादातर ऐसे जिसमें गंभीर आपराधिक मुकदमे। तो इस सबको देखते हुए, स्थानीय समीकरणों को देखते हुए ये जो चरण है बेहद अहम होने वाले हैं, सियासी तौर पर भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी और इस दृष्टि से भी कि क्या इन सारी चेतावनियों, इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी क्या जनता आगे आती है और 60-65% जिसकी उम्मीद कर रही है चुनाव आयोग, क्या वहां तक मतदान का प्रतिशत पहुंचता है, ये देखना जरूरी होगा। जी बिल्कुल, इस पर नजरें रहेंगी कल किस तरह का वोटर टर्नआउट देखने को मिलता है और किस तरह का शांतिपूर्ण माहौल और निष्पक्ष माहौल मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकलते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणव हमारे साथ जुड़ने के लिए गया से, और शिशिर चौबे आपका पटना से हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अगर बात करें तो आज नामांकन पत्रों की जांच का काम हो रहा है। इस दौर में 7 जिले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटों पर मतदान होगा। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8-8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
बिहार चुनाव के 5वें दौर के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव के इस आखिरी दौर में 9 जिले मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के इस चरण के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। आज 15 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच का काम होगा, जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 नवंबर को 5वें दौर की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो जाएगा और 8 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे आएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जेपी के गांव का हाल। फूल खिलते हैं आवाज की गहराई और गजल से लगाओ। से मेरे ख्याल से सफर जारी है, मंजिल अभी दूर है और नजर आ रही है मुझे, मगर दूर है काफी। 4 दिन दर्दमंद दिल और सुरों में डूबी एक शख्सियत के लिए। अब मैं दिक्कतों की तरफ ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने म्यूजिक में बहुत डूबा हुआ हूँ। अपने सुरों से दोस्ती मैंने ऐसी कर रखी है कि वो मेरा साथ दे देते हैं इंस्टेंटली। मिलिए शख्सियत में गजल की दुनिया के ताबिंदा सितारे तौसीफ अख्तर से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पटना एयरपोर्ट पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पोस्टर चुनाव आयोग के आदेश के बाद हटा दिए गए हैं। महागठबंधन ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। महागठबंधन ने शिकायत में चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थल का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। एयरपोर्ट प्रबंधन से भी इसकी शिकायत की गई थी। बारिश के पानी पर निर्भर बिहार के किसानों के लिए बीते कई साल में नहरों की योजनाएं तो बनी, लेकिन वो शिलान्यास से आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसा ही एक नहर गया के वजीरगंज में भी है। तलैया घाघर नहर परियोजना के नाम से इसे 1962 में शुरू किया गया, लेकिन अब तक ये नहर नाले की शक्ल में ही है। राज्यसभा टीवी संवाददाता ने यहाँ के किसानों की परेशानियां जानने की कोशिश की। मैं अभी मौजूद हूँ गया के वजीरगंज इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक नहर की खुदाई की गई है। हालांकि ये जंगल के रूप में आ चुका है और बहुत सारी झाड़ियाँ लग चुकी हैं। ये जो परियोजना थी, ये तिलैया ढाढर परियोजना के नाम से जानी जाती थी और इस परियोजना की शुरुआत सन 1962 में किया गया था, ताकि किसानों को अपने खेत सिंचाई के लिए सारी सुविधाएं मिल सकें। और तिलैया जो कि आज की डेट में झारखंड में पड़ता है, वहाँ से पानी आने की योजना थी। और लेकिन ये योजना आज भी उसी तरीके से पड़ी हुई है जैसे 1962 में शुरू हुई थी। कुछ स्थानीय लोग खड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। ये जो तिलैया झाझर परियोजना है, इससे कितने जिले प्रभावित होते हैं और कितने किसान? इससे 4 जिले प्रभावित होते हैं और तकरीबन जितनी आबादी है सब किसान हैं, सब खेती पर निर्भर हैं, सभी इसी पर निर्भर करते हैं और पानी का यहाँ बहुत ज़्यादा अभाव है। जनप्रतिनिधि के अवहेलना के कारण आज तक ये जो हमारा नहर है वो सूखी पड़ी है। कि इसके लिए दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया गया, लोगों से मिला गया, क्या निचोड़ क्या निकला? स्थानीय लोगों ने इसके लिए बैठक, धरना प्रदर्शन सारा चीज़ जैसे किया है। आश्वासन तो बहुत जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिला है। इसमें हम लोगों ने एक बैठक गया में की थी। अभी तक तो कोई संभावना नहीं है। फतेहपुर में बहुत बड़ा रिजर्वायर बनने के लिए मैंने देखा था कि काफ़ी राशि खर्च हुआ है और गिट्टी और ईंटा वगैरह का स्टोर हुआ, उस स्टोर से काम न हो सका और बाद में सारे के सारे वैसे नष्ट हो गए। इन किसानों की उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर सरकार, प्रशासन के लोग और सुप्रीम कोर्ट भी इनके लाचारगी पे जरूर गौर करके इनके पक्ष में कोई ऐसा निर्णय देगा ताकि इस नहर में फिर से पानी आ सके और किसान अपनी सिंचाई कर सकें। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शिशिर चौबे, गया, राज्यसभा टीवी के लिए। बिहार में एक महिला ने 96 साल की उम्र में नामांकन भरकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इस महिला ने आज़ादी के बाद पहले विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी और बाकायदा जीत हासिल की थी। करीब 6 दशक बाद एक बार फिर
मजबूत इरादों के साथ ये चुनाव मैदान में है। ये है पूर्णिया की सुमित्रा देवी मंडल। कहते हैं राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन 90 की उम्र पार करते करते अच्छे अच्छे नेता मैदान छोड़ देते हैं। लेकिन सुमित्रा देवी का जज्बा आज भी उन्हें राजनीति में तरोताजा रखे हुए है। बिना किसी लाठी और चश्मे के चहलकदमी कर रही सुमित्रा देवी को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये 96 साल की हैं। उनकी बातें और जज्बा युवा पीढ़ी के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। यहाँ से चुनाव लड़कर यहाँ के लोगों को न्याय दिलावे। यहाँ जो हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार व्याप्त है, अफसरशाही है, गरीबों को सताने का काम कर रहा है, जात पात की राजनीति कर रही है। सुमित्रा देवी की माने तो उनका जन्म 1920 में हुआ और उन्होंने आजादी की लड़ाई में न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि अंग्रेजों से लोहा लेते वक्त गोली भी खाई। 42 का आंदोलन में मैंने लड़ाई किया है। मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ। मेरे पैर में गोली लगी हुई है। 52 फर्स्ट में मैं लड़ी। 1952 में गोगरी निर्वाचन क्षेत्र था। गोगरी। सुमित्रा देवी मंडल ने राष्ट्रवादी जनता पार्टी के टिकट पर पूर्णिया सीट से पर्चा दाखिल किया है, लेकिन चुनाव इनके लिए कोई नई बात नहीं है। आजाद भारत में पहले विधानसभा चुनाव में सुमित्रा देवी ने तत्कालीन मुंगेर जिले के गोगरी सीट से जीतकर विधानसभा में कदम रखा था, जिसे आज खगड़िया जिले के बिलदौर निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा देवी फिलहाल पूर्णिया के ही हरिपट्टी में सामाजिक कामों में सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा आज भी एक पिछड़े इलाके के रूप में जाना जाती है। जेपी आंदोलन से निकले बिहार के किसी भी नेता ने अभी तक सिताब दियारा की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। आइए देखते हैं कि सिताब दियारा में जेपी के गांव का क्या हाल है। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा। सिताब दियारा गांव की पहचान आज जेपी से है। उत्तर प्रदेश से सटे और बिहार के छपरा जिले में स्थित सरयू नदी पर बसे इस गांव में आज़ादी के करीब 7 दशक बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। सिताब दियारा पहुंचने के लिए पहले उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। बिहार में सरकारें आईं और गईं, लेकिन यहां तक पुल नहीं बना। लालू का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। नीतीश का भी काल चला गया, विकास नहीं हुआ। अब एक बार नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने इसको जयप्रकाश नारायण नगर लाला टोला को, जयप्रकाश जी की जन्मभूमि को राष्ट्रीय स्मारक, जयप्रकाश फाउंडेशन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। जेपी के गांव के बाद अब उनके पुश्तैनी घर की हालत देखिए। जेपी 1977 के आंदोलन के वक्त भी यहीं रहे थे। उनके आंदोलन से कई शिष्य निकले और राज्य से लेकर केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन जेपी चुनाव में याद किए गए और फिर भुला दिए गए। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, नहीं मेरे जगह जमीन है, न मेरे पेंशन है, नहीं मेरे पास कुछ है। एक लड़का एक लड़की है, वो अपना कमाता है, पेट काट के हमको पालता है। इस विधानसभा चुनाव में भी जेपी का नाम सभी दल और गठबंधन ले रहे हैं, लेकिन 25,000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अब नेताओं के आश्वासनों से थक चुके हैं। विकास बहुत होना चाहिए। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर का रहना चाहिए। यहाँ जब किसी को इमरजेंसी पड़ता है तो यहाँ से लोग लेकर जाते हैं छपरा, बीचे में लोग मर जाते हैं, ऐसा हाल है। लेकिन यहाँ सब रहना चाहिए, रोड अच्छा रहना चाहिए। छपरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में नदी से होने वाला कटाव, अतिक्रमण, बेरोजगारी और अवैध शराब का कारोबार मुख्य समस्याएं हैं। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। मौजूदा सरकार का भी यही दावा है कि प्रदेश में विकास की बयार है, लेकिन गोपालगंज जिले की हथुआ चीनी मिल इसे झूठा साबित कर रही है। पिछले 30 साल से ये चीनी मिल बंद पड़ी है और इसे लेकर कई बार आंदोलन तक किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।
2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी सभा में बंद हथुआ चीनी मिल को चालू करने की घोषणा की थी। उन्होंने गोपालगंज की जनता से वादा किया था कि सरकार बनते ही बंद चीनी मिल चालू कर दी जाएगी, लेकिन उनके जीतने के 10 साल बाद भी चीनी मिल बंद पड़ी है। इस बार फिर हथुआ की बंद चीनी मिल चुनावी मुद्दा है। हथुआ शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए मैंने विधानसभा में कई बार प्रश्न किया। मूल्यांकन के आधार पर 4 बार टेंडर भी कराया गया, लेकिन कोई सफल उद्योगपति नहीं मिलने के चलते शुगर फैक्ट्री चालू नहीं हो सका। जो लोग वादा किए थे वो झूठा वादा था। वो मिल के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, न विधानसभा में क्वेश्चन उठाए हैं, न कहीं किसी के पास गए हैं। गन्ना किसानों के करोड़ों रुपए बकाए हैं। हथुआ मिल जब चालू थी तब गन्ना किसानों और इसके कर्मचारियों की जिंदगी खुशहाल हुआ करती थी। आज तक इतना फैक्ट्री बीत गई और लालू जी थे तब से, और आज तक वो भी डेट लेते लेते कोर्ट से इतना दिन बिता दिया। लगता है जो वो डेट लेते लेते पूरा वर्कर को यहाँ हक नहीं देंगे। नीतीश जी पिछले इलेक्शन में यहाँ आए थे चुनाव प्रचार में बंगला पर, तो कह कर गए कि जब तक हम फैक्ट्री नहीं चला देंगे और मजदूरों का तनख्वाह नहीं दे देंगे, बकाया नहीं राशि नहीं दे देंगे, तब तक फिर हम दोबारा इस जिला में वोट मांगने नहीं आएंगे। चीनी मिल को चालू कराने के लिए सूबे के मुख्यमंत्रियों से कई बार फरियाद की जा चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लिहाजा इस बार गोपालगंज की जनता इस मुद्दे को लेकर काफी सजग है। गोपालगंज में तीसरे चरण में चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस खबर के साथ ही फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।